हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और स्टेट सर्विसेज के जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं। ठीक है, इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में आपको पॉलिटी के जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उससे आप लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट्स के माध्यम से आपको पॉलिटी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ये सभी आपको बताया जा रहा है। नोट्स जो है वो आपको हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही जो भी लेक्चर्स मैंने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, आई होप आप लोगों ने उसको रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं अक्सर आपसे पूछती रहती हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिप्लाई किया करिए। साथ ही जो भी सुझाव हो वो आप लिख सकते हैं, और जो भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है उसके बारे में भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जो भी मैं क्वेश्चंस देती हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर से दिया करिए। ठीक है, डेली मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन मैं आपसे डेली पूछती हूँ, तो उनका रिप्लाई ज़रूर से आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर वो हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही जाया करिए। ठीक है, इसके साथ ही लास्ट के लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि एनआरआई, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सभी में क्या फ़र्क होते हैं, ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे एनआरआई जो है वो होता है अप्रवासी भारतीय, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का कोई भी नागरिक यदि किसी अन्य देश में अस्थायी रूप से रहता है, पढ़ाई, रोजगार, व्यापार के लिए निवास करता है, तो उसे एनआरआई कहा जाता है। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है। और यदि वो 7 वर्षों से ज़्यादा उस पर्टिकुलर देश में रहता है तो यहाँ पे उसकी नागरिकता जो होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है, और वो चाहे तो अपने उस पर्टिकुलर देश जहाँ भी वो रह रहा है वहाँ की नागरिकता ले सकता है। इसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक बार यदि किसी इंडियन व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है और वो किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, उसके बाद भी वो भारतवंशी ही कहलाता है, भारतीय मूल का व्यक्ति ही कहलाता है, तो उसको हम कहते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, तो ऐसे लोग जो भारतीय नागरिकता को त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिए हैं, उन्हें पीआईओ कहा जाता है, और एक पीआईओ कार्ड भी बनता है। ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 15 वर्षों की होती है। इसके साथ ही ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ओसीआई जो है, ये 2015 में पीआईओ के साथ ही मिला दिया गया था। इसमें भी कुछ सेम प्रावधान हुआ करते थे। तो यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, और एनआरआई आप जान लीजिए। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ये पीआईओ में ही शामिल कर लिया गया है 2015 से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के साथ। इसके साथ ही जो लास्ट के लेक्चर था उसमें मैंने आपको सिटीजनशिप, नागरिकता तथा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में डिस्कशन करवा दिया है। जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा है, आप लोग देख सकते हैं वो लेक्चर। एक क्विक रिवीजन में है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी करवा देती हूँ उसका। ठीक है, पर जो भी हम लोग रिवीजन करते हैं वो काफ़ी शॉर्ट में करते हैं, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा रिवाइज होगा जो लोग एक बार ये लेक्चर पूरा देख चुके हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर पूरा देखिए। क्विक रिवीजन इज़ जस्ट फॉर 5 मिनट्स और 6 मिनट, जो हम लोग एक एक टॉपिक को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, उसके तहत इंडिया, जो एक पूरा कंट्री इंडिया हुआ करता था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, और जो देसी रियासतें थीं, इनको 3 विकल्प दिए गए, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या फिर स्वतंत्र रहिए। तो 552 जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनमें से 549 तो इंडिया में शामिल हो गए थे। जो 3 थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, ये शामिल नहीं होता है, जिसको हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा इंडिया में शामिल कर लिया जाता है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह किया जाता है, वहाँ पे एक पोलिंग करवाई जाती है जिसके तहत इंडिया में उसको ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है इसको। इसके साथ ही कुछ 4 भागों में जो इंडिया के स्टेट्स और यूटीज़ थे उनको डिवाइड किया गया था। पार्ट ए था जिसमें ब्रिटिश भारत के गवर्नर का शासन हुआ करता था, ऐसे कुछ क्षेत्रों को भाग ए में रखा गया था। भाग बी में ऐसे विधानमंडल थे जहाँ पे शाही शासन था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो कि राज प्रमुख द्वारा गवर्न किए जाते थे। पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के जो चीफ कमिश्नर वाले स्टेट्स थे उनको रखा गया था, और पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को अकेले रखा गया था। ठीक है, इसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है अनुच्छेद
फर्स्ट में, ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट डिक्लेयर करता है। इसके बाद आर्टिकल 2 जो है वो नए राज्यों के प्रवेश व स्थापना की शक्ति जो है वो संसद को देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सभी राज्य या क्षेत्र इंडिया का पार्ट नहीं है उनको इंडिया का पार्ट बनाने के लिए संसद जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल 2 के तहत कहा गया है, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो सभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनमें से अगर आपको ये स्टेट डिवाइड करते हैं या फिर किसी स्टेट का नाम चेंज करते हैं या फिर उसके सीमा में परिवर्तन करते हैं, ये आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। और इसके लिए एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि इसके लिए साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से अगर 50% लोग भी सहमति देते हैं तो ये बिल पास हो जाता है। इसके साथ ही जो ये पावर है ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बिल लाने के लिए, तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता, मतलब कुछ खास इम्पॉर्टेंस स्टेट को नहीं दी गई है। यदि किसी राज्य का कोई हिस्सा डिवाइड करना है या फिर उसका नाम परिवर्तित करना है या फिर उसकी सीमा परिवर्तित करनी है तो इसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाता है, लेकिन यदि वो सहमत हो या असहमत हो फिर भी ये कार्य संसद के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी शक्तियाँ संसद को प्रदान की गई है, ठीक है। और साथ ही इसमें आर्टिकल 368 को भी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वर्तमान की बात की जाए तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में। और उसके बाद 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया था। भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई थी। बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसमें इन्होंने ये खारिज कर दिया था कि भाषा के आधार पे कोई भी डिवीज़न नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार ही जो डिवीज़न है राज्यों का वो होना चाहिए या फिर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। इसके बाद दिसंबर 1948 में JVP कमेटी आती है जो कि स्टडी करती है एस.के. धर की कमीशन की रिपोर्ट को, ठीक है। JVP यहाँ पे जवाहर वल्लभ और पट्टाभी सीतारामैया से मिलके बना है। इसके बाद इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है, औपचारिक रूप से ये भी अस्वीकार कर देते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। बट इसी बीच जो एक व्यक्ति हैं 1953 में पोट्टी श्रीराम मुल्लू, इनकी भूख हड़ताल करते करते मृत्यु हो जाती है। 56 दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है और ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है वो भाषा के आधार पे हो, ठीक है। तो एक किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है और ये पहला राज्य बनता है जो कि भाषा के आधार पे बना है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद फजल अली की एक कमेटी आती है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होती है, 1953 में आती है। इसके 2 और अन्य सदस्य हैं, KM पनिक्कर और HN कुंजरू, ठीक है। उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है जो कि 1956 का है, इसको लागू कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नए राज्यों का गठन है, इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ष इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी आपको लिस्ट याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात 1960, नागालैंड जो है वो 1963 में बनता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में सबसे पहले नागालैंड का फॉर्मेशन होता है 1963। हरियाणा जो है वो 1966 में बनता है। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972, मणिपुर, त्रिपुरा, तीनों एक साथ ही बनते हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 को बनता है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को फॉर्म होते हैं। गोवा 1987 में फॉर्म होता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इसको मैंने याद करने के लिए आपसे ये कहा था कि इस तरह से आप निमोनिक्स बना सकते हैं। ये 2000 में फॉर्म हुए थे, 2000 ईयर में फॉर्म हुए थे, बट डेट्स अलग अलग है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ होता है, फिर उत्तराखंड 9 नवंबर को और झारखंड 15 नवंबर को फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में जो राज्य है वो है तेलंगाना, 2 जून 2014 में फॉर्म होता है नया राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट और यूटीज़ का एंड होता है। इसके बाद हमने सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा था, भाग 2 के अंतर्गत आती है सिटीजनशिप, और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 11 की बात की जाए तो इसमें संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। इसके साथ ही जो भारत की जो नागरिकता है वो 5 प्रकार से पाई जा सकती है। पहला है जन्म से, दूसरा है
वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन से, नेक्स्ट है हमारा देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन, और अर्जित भूमि के समामेलन से, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। इन सभी तरीके से इंडिया की सिटीजनशिप पाई जा सकती है और 3 तरीकों से इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म भी हो सकती है। पहला है तरीका जिससे यदि आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले रखी है तो इंडिया की सिटीजनशिप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इंडिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ठीक है। दूसरा है नागरिकता त्यागने, यानी कि आपने सिटीजनशिप रिनाउंस कर दी है, खुद से ही छोड़ दी है और किसी दूसरे अन्य देश की सिटीजनशिप ले ली है। तीसरा है सरकार यदि आपको वंचित कर देती है कुछ रिस्पेक्टिव ग्राउंड्स पे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 6 में आते हैं, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर कुछ उपबंध दिए गए हैं। तो ऐसे कुछ सिटीजन्स जो पाकिस्तान से इंडिया जा चुके हैं उनके बारे में, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 7 में आता है वो लोग जो पाकिस्तान गए थे लेकिन वापस इंडिया आ रहे हैं उनके बारे में कुछ उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 7 में। इसके बाद अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि NRI मैंने आपको बताया, PIO या फिर OCI, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 9 जिसके अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता, राज्य की नागरिकता लेता है तो उसका स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसा आर्टिकल 9 के द्वारा कहा गया है। उसके बाद प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति यदि देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो उसके लिए उन्हें 10 वर्षों तक इंडिया में निवास करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप लोग मतलब जो सभी लोग हैं अप्रवासी भारतीय या फिर जो फॉरेनर्स हैं वो चाहे तो ले सकते हैं यहाँ की सिटीजनशिप। इसके बाद संसद जो है वो नागरिकता के जो भी कानून होते हैं, इनकी जो शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, वो बनाता है। 2005 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अप्रवासी भारतीय नागरिकों की संकल्पना की गई थी, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़ के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन कर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बातें कही गई थी 2005 में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है जिसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में इसको लागू किया जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स में अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ठीक है, 3 देशों की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासी हैं, इनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो जो भी यहाँ से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको भी नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान था जिन्होंने 21 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में कही गई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कही गई थी, CAA में, और इसका काफ़ी जो है विरोध भी किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो कानून था ये कुछ राज्यों में वैलिड नहीं था जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं, जैसे कि AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, और साथ ही बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत जो इनर लाइनिंग परमिट जिसके लिए ज़रूरी होता है उन राज्यों पे ये वैलिड नहीं था, ठीक है। तो ये सभी बातें हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के साथ, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 के तक जो है रेंज है इसकी, इन सभी में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं वो प्रदान किए गए हैं। पहला है समता का अधिकार, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं इनको राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है।
इसके साथ ही जो अनुच्छेद है 352, इसके तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 एवं 359 के प्रावधानों के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यदि इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उसी टाइम पे जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। अन्य किसी भी परिस्थिति में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। यदि कभी भी आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का हनन हो सकता है तो किसी भी वक्त आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स जस्टिसिएबल होता है। ठीक है, तो इस पर आपको जस्टिस मिल सकती है, आप लोग न्यायालय जा सकते हैं। इसके बाद जो मौलिक अधिकार हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, जस्टिसिएबल होते हैं, वाद योग्य होते हैं, इसलिए आप इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर जो भी जुडिशियरी है उसमें आप लोग जा सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का हमारे हनन हो रहा है। इसके बाद वर्तमान में देखा जाए तो 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे। एक राइट जो था उसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको बाद में चेंज करके 300A में कर दिया गया था, जो कि अब हमारा लीगल राइट हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके बारे में। इसके बाद भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों को यूएसए से लिया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सोर्स जो है वो इसका यूएसए है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं इनके संरक्षण का दायित्व न्यायपालिका को, जुडिशियरी को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14, अभी 14 से नहीं, हम लोग 12 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 12 से 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 12 राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य का परिभाषा किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 12 में मिलता है। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है। इसके बाद आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के अनुसार जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण है वो न्यायपालिका को इसका दायित्व दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में ये आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि यदि संसद के द्वारा कोई भी अधिनियम पारित किया जाता है जिसमें लगता है कि जो नागरिक हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार जो है वो आर्टिकल 13 के द्वारा दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, जिससे कि फंडामेंटल राइट्स हमेशा ही प्रिजर्व रहें। इसको हमेशा ही प्रिजर्व किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा भी और साथ ही हमारे जुडिशियरी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद 14, जिसमें संविधान के आर्टिकल 14 में ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अभी यहाँ पे 2 टर्म है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो लॉ के समक्ष जो है सभी लोग जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, यदि एक व्यक्ति के ऊपर कोई नियम लागू होता है तो वही दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी नियम लागू होना चाहिए यदि वो इंडिया का सिटीज़न है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रावधान जो है उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ कहा जाता है। उसके बाद विधियों के समान संरक्षण, ये सेकेंड पॉइंट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति है जो कि 2 व्यक्ति कभी एक समान इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो कुछ डिप्रेस्ड क्लास भी होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है या फिर कोई रोगी है या फिर अनहेल्दी पर्सन है, तो वो क्या है, वो दूसरे व्यक्ति के एक समान नहीं है। ठीक है, तो एक नियम जो उस पर लागू हो रहा है वही दूसरे व्यक्ति पे लागू नहीं होना चाहिए। दोनों को एक समान अधिकार मिले ना मिले, बट उनके अधिकारों का संरक्षण ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा भी इस नियम में कहा गया है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो 2 तरह की बातें करता है, एक इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसमें सभी के लिए एक समान नियम होने चाहिए, और दूसरा जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है कि भले ही समान परिस्थिति नहीं है बट सबका ही जो अधिकार है उसका हनन नहीं होना चाहिए, सबको मूल अधिकार जो है उसका वो प्राप्त होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 से 18 तक इक्वालिटी के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोई भी
डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है आर्टिकल 16 जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की जाती है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये 16 आर्टिकल 16 के द्वारा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ जो सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है, EWS जो कैटेगरी होती है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, इसका प्रावधान भी 16(4) सब क्लॉज 4 के तहत ही दिया गया है। ठीक है, तो 16 सब क्लॉज 4 के तहत EWS रिजर्वेशन जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 जिसमें अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात कही गई है, छुआछूत का विरोध किया गया है, अंत किया गया है। इसके बाद आर्टिकल 18 जिसमें उपाधियों का अंत किया गया है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक, इन दोनों टाइटल्स को छोड़ के बाकी सभी टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। इसके बाद आता है 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान की गई हैं, फ्रीडम प्रदान किया गया है। पहला जो है वो है आर्टिकल 19(1)(a) जिसके तहत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलता है। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही, और इसी के अंतर्गत आता है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। ठीक है, इसी में न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता मिलती है। साथ ही जो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सूचना का अधिकार या फिर प्रेस की स्वतंत्रता या फिर विदेश जाने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। इसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 19(1)(a) में इसको जोड़ा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन को। इसके साथ ही आता है 19(1)(b). ठीक है, इसमें शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। असेंबली हो सकती है, कोई भी लोग जो होते हैं वो असेंबल कर सकते हैं एक जगह पे यदि वो पीसफुली असेंबल हो रहे हैं। साथ ही विदाउट आर्म्स हैं। ठीक है, विदाउट आर्म्स जो हैं वो असेंबल हो सकते हैं एक ही जगह पे। इसके बाद 19(1)(g)(c) आता है जिसमें संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो एसोसिएशन, यूनियन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का राइट जो है वो 19(1)(c) से मिलता है। इसके बाद आता है 19(1)(d) जिसमें भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें आप लोग पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रैवलिंग जो है वो कहीं भी की जा सकती है आराम से यदि वो इंडिया का पार्ट है उस वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 19(1)(d) के तहत हमको ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद आता है 19(1)(e) जिसके तहत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में आप निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यू कैन रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 1(f) के तहत कोई भी व्यक्ति वित्तीय व्यापार या कारोबार करने के लिए स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोफेशन ले सकता है। टू कैरी आउट ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। ठीक है, इसके बाद 19(1)(f) के तहत ही संपत्ति का अधिकार दिया गया था, जिसको बाद में राइट टू प्रॉपर्टी को बाद में 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट से डिलीट हुआ है। ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है अंडर 300A आर्टिकल, विच इज़ आर लीगल राइट। ठीक है, तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 20 जिसका संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी माना नहीं जाता, जब तक दोषी माना नहीं जाता तब तक वो दोषयुक्त, मतलब जब तक उसके खिलाफ जो है वो एविडेंसेस ना पाए जाए तब तक उसको आप अपराधी नहीं मान सकते। ठीक है, साथ ही यदि उसने 2 से अधिक अपराध किए हैं, ठीक है, तो उसको 2 से अधिक दंड मिल सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने एक ही अपराध किया तो उसको एक ही अपराध का दंड मिलेगा, दोहरे दंड का कोई प्रावधान नहीं है। इसका संरक्षण किया जाता है आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है,
इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति है उसको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा आर्टिकल 20 में कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है उन सभी लोगों को जिनके खिलाफ कोई पुलिस केस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 21 जिसका संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जो आपकी लाइफ और लिबर्टी को अफेक्ट कर रही है उनको हटाना है और इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें आता है यदि कोई विदेश जाना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता उसको प्राप्त है, रोज़गार का अधिकार प्राप्त है, शिक्षा का अधिकार है, आश्रय पाने का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार है, शुद्ध जल पाने का, शुद्ध पर्यावरण पाने का अधिकार है, प्रमोशन पाने का अधिकार है। साथ ही हथकड़ी जो लगाई जाती थी पहले, कोई भी पुलिस कस्टडी में होता था तो उसको हथकड़ी लगाना अनिवार्य होता था, इसका भी अधिकार प्राप्त है कि हथकड़ी लगाने के विरोध भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ही जो पुलिस के द्वारा क्रूरता की जाती थी उसका विरोध करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, शिक्षा चिकित्सा से रिलेटेड जो भी सहायता है वो पाने का अधिकार है, और साथ ही और भी अधिकार जो हैं जो आपके डेली लाइफ को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो आर्टिकल 21 में आती है। इसके साथ ही इसी में एक आर्टिकल ए के तहत जोड़ा गया है, तो 21 क जो है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, आर्टिकल 21A। फिर आता है आर्टिकल 22 जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें लिखी गई है जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको बिना कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये उसका मूल अधिकार है कि वो जान सके कि उसको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे अरेस्ट वारंट लेके जाया जाता है पुलिस के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ ही यदि उसको बंदी बनाया गया है तो उसको निःशुल्क जो एक परामर्श मिलता है वकीलों के द्वारा वो निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को जो भी नज़दीकी मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रेजेंट होना है। अब ये 24 घंटे जो हैं वो तब से काउंट किए जाते हैं, मतलब इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन का, यदि कोई व्यक्ति पकड़ा गया है आगरा में और उसको प्रेजेंट करना है बिहार में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है। यदि ये 24 घंटे से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो ये यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उस व्यक्ति को प्रेजेंट किया जाएगा जब से उसको अरेस्ट किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम हटा के 24 घंटे के अंदर उसे प्रेजेंट करना होता है नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास। ये सभी अधिकार आर्टिकल 22 के तहत मिलते हैं। इसके बाद आता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। तो 14 वर्षों से कम की आयु के बालकों के कारखाना, खनन इत्यादि में जो काम दिया जाता था, जो इनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, उसका विरोध करता है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्री, यदि उस चाइल्ड की उम्र जो है वो 14 वर्ष से कम है, ऐसा आर्टिकल 24 में कहा गया। आर्टिकल 23 जो है वो मानव के इलीगल ट्रेड, दुर्व्यापार और साथ ही जो उनका इलीगल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है उसके अगेंस्ट आर्टिकल 23 बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ और बातें लिखी गई है आर्टिकल 21 के बारे में, जैसे कि विदेश जाने का अधिकार या भ्रमण करने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के द्वारा ही दिया जाता है। इसके साथ ही जीवन साथी चुनने का अधिकार, ये भी आर्टिकल 21 के तहत है। एक केस हुआ था उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में 1993 में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र को विस्तृत किया था और इसमें शिक्षा का अधिकार भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो 21A अभी जो हमने पढ़ा वो इस पर्टिकुलर केस के द्वारा उसको ऐड किया गया था, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला 1993। ठीक है, तो ये भी केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आर्टिकल 21 आता है जिसमें हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करना एवं रखने का अधिकार भी समाहित है। ठीक है, तो सिखों द्वारा उनके रिलीजन से संबंधित कुछ वस्तुओं
जैसे कि कृपाण धारण किया जाता है, इसका भी अधिकार दिया गया है आर्टिकल 25 के तहत। इसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 29 का संबंध जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का जो राइट्स है उसके भी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 बनाया गया है। आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों से की स्थापना तथा प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार, ठीक है, लीगल राइट की श्रेणी में डाल दिया गया था। इसके बाद आता है आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लेखित है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु आर्टिकल 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्स जारी किया जाता है। यदि कभी भी देखा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो कर्ब हो रहे होते हैं या फिर उनका हनन हो रहा होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 का यूज़ किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और रिट्स जारी किए जाते हैं। ठीक है, साथ ही हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 226 का यूज़ करके 226 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 226 का यूज़ करके और 32 का यूज़ करके, तो हाई कोर्ट जो है वो 226 का यूज़ करके रिट्स जारी करता है। ठीक है, अभी रिट्स क्या होते हैं और इनके बारे में क्या शक्तियाँ प्रदान की गई हैं तो ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहला रिट जो होता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हेबियस कॉर्पस कहा जाता है इंग्लिश में। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक पाया जाता है तो न्यायालय जो है वो बंदी को छोड़ने का आदेश देता है। ऐसा हेबियस कॉर्पस में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको आप बेवजह का गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, उसको प्रेजेंट करना है। यदि पाया गया कि इनका जो अरेस्ट करने का तरीका था वो गलत था या असंतोषजनक था तो उस पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाएगा बाय यूजिंग हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट आता है परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैंडामस कहते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो है वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो लोअर कोर्ट्स को, साथ ही कोई पब्लिक एंटरप्राइज है या फिर कोई पब्लिक गवर्नमेंट बॉडी है, उसको ये आदेश जारी कर सकता है कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहे हैं और जो भी कार्य किया जा रहा है जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो वो आप अभी के अभी समाप्त कर दीजिए। ऐसा परमादेश यानी कि मैंडामस में कहा जाता है। उसके बाद प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो यदि कोई कार्य हुआ नहीं है उसके होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर देती है, प्रतिषेध कर देती है, प्रोहिबिट कर देती है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकती है। ठीक है, तो इसको प्रतिषेध कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है अधिकार परीक्षा, जिसे सर्टियोररी भी कहा जाता है। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ठीक है, इल्लीगल तरीके से कोई व्यक्ति किसी पोस्ट को ले लेता है, उस टाइम पे न्यायालय जो है वो अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उससे पद पर कार्य करने से रोक देता है। ठीक है, तो इसको सर्टियोररी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, किसी कार्य को करने से पहले ही रोक दिया गया है। सर्टियोररी में ऐसा होता है कि यदि कोई कार्य हो गया है, ठीक है, और अब उसके होने के बाद उस कार्य को रोकना है तो वहाँ पे सर्टियोररी लागू किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। साथ ही कोई यदि जो निम्न कोर्ट है वो अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं कर रही है उसके लिए भी सर्टियोररी जारी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी ये जो है यहाँ पे ये एक ही प्रकार के लग रहे हैं आपको, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन जो है वो एक तरह का प्रिवेंशन है।
ठीक है। तो जैसे प्रिवेंशन होता है, किसी कार्य को करने से पहले प्रिवेंट कर दिया जाए, उसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन या फिर प्रतिषेध जो है वो एक तरह का प्रिवेंशन है। और जो सर्टियररी है वो एक तरह का उपचार है, मतलब क्योर है, ठीक है। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पढ़ा होगा आपने ये फ्रेज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई कार्य नहीं हुआ रहता है तो आप प्रिवेंशन करते हैं, बट यदि कोई कार्य हो जाता है जो कि गलत होता है तो आप एक तरह का क्योर करते हैं। तो वहाँ पे सर्टियररी जो है वो एक तरह का क्योर है। यही इन दोनों में फ़र्क है कि कार्य होने से पहले और कार्य होने के बाद जो भी आदेश जारी किए जाते हैं उच्च हाई कोर्ट या फिर उच्चतम हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, सॉरी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू वारंटो, उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या फिर सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो फिर न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर एक उत्प्रेषण करती है कि आपने किस अधिकार से ये कार्य किया है, ठीक है। तो ये जो पूछने का अधिकार है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस, इसको क्यू वारंटो कहा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही ये अधिकार है कि वो पूछ सकती है किसी भी व्यक्ति से या फिर निचली अदालतों से कि आपने ऐसा किस बेसिस पे किया, क्या अधिकार था आपको ये करने का, ठीक है। तो ये सभी जो रिट्स हैं इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अक्सर जो है वो मैच द फॉलोइंग टाइप्स या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है इसके आपको अक्सर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इमरजेंसी की सिचुएशन जब होती है आर्टिकल 352 के तहत, यदि कोई युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, उस टाइम पे अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार है, ठीक है। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फॉर्म एसोसिएशन, ये सब जो दिया गया था ये नॉर्मल कंडीशंस के लिए, यदि इमरजेंसी लगी हुई है तो फिर ये सभी स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 358 के तहत प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल 20 यानी कि अपराधों के संदर्भ में दोष सिद्धि और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता 20 और 21 ये दोनों ही लागू रहते हैं हमेशा, बट इमरजेंसी के टाइम पे इन दोनों को छोड़ के सभी जो आर्टिकल्स हैं, सॉरी राइट टू फ्रीडम है, वो सभी निलंबित हो जाते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहा गया कि 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद एक केस आता है जिसमें बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी के लिए जान लीजिए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय ये लिया था कि यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा दी जाती है यूजिंग सेक्शन 302 IPC, तो ये उसके आर्टिकल 14, 19 या फिर प्राण या दैहिक स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है इसका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं करते हैं, ठीक है। तो मृत्यु दंड जो है वो आर्टिकल 14, 19 और 21 के अतिक्रमण नहीं करता है और यह एक दंड है जो कि फुली कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DPSP।